हेलो सेकेंड ईयर। सो बेसिकली हमारा ये जो चैप्टर शुरू हो रहा है, ये नया चैप्टर है। और इस चैप्टर की शुरुआत हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की शुरू करेंगे, जिसका नाम है लैक्सेटिव्स और परगेटिव ड्रग्स या फिर एंटी कॉन्स्टिपेटिव ड्रग्स। तो आज हम ऐसे ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे जो कॉन्स्टिपेशन के इलाज में यूज़ किए जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन को हिंदी में बेसिकली कब्ज़ कहते हैं। अब ये मेडिसिन्स डेफिकेशंस मतलब कि स्टूल्स या फिर मलत्याग, बेसिकली इसको थोड़ा सा इजी बनाते हैं और हमारी इंटेस्टाइन्स की नॉर्मल काम करने के तरीके को वापस से बेटर तरीके से शुरू करने में हेल्प करती हैं। हमारे बॉडी में फूड को डाइजेस्ट होने के बाद जो भी उसके अवशेष होते हैं, बेसिकली ये लार्ज इंटेस्टाइन मीन्स कोलन में पहुंचते हैं। और कोलन का मेन काम होता है पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को वापस बॉडी में एब्जॉर्ब करना। अगर स्टूल्स कोलन में ज़्यादा समय तक रुक जाते हैं तो ज़्यादा पानी हमारी कोलन में एब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे स्टूल्स हार्ड हो जाते हैं और उसे बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। ठीक है। अब ऐसी स्टेट में, ऐसे कंडीशन में जिन मेडिसिन्स का यूज़ हम स्टूल्स को सॉफ्ट करने, उसकी क्वांटिटी को बढ़ाने या फिर इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं, बेसिकली उन्हीं को हम लैक्सेटिव्स और परगेटिव्स कहते हैं। देखो, लैक्सेटिव और परगेटिव बेसिकली ये समझ लेते हैं क्या होते हैं। दोनों ही कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट में यूज़ होने वाले मेडिसिन हैं, लेकिन इनका जो इफ़ेक्ट है मीन्स इंटेंसिटी ऑफ एक्शन, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है। तो खैर, तो इनका बेसिकली उद्देश्य क्या होता है कि स्टूल्स को सॉफ्ट बनाना, दोनों का सेम मोटिव। अगर हम लैक्सेटिव की बात करें तो लैक्सेटिव ऐसी मेडिसिन हैं जो धीरे धीरे और हल्के इफ़ेक्ट से स्टूल्स को डेफिकेट होने के लिए थोड़ा इजी बनाती हैं। तो ये नॉर्मल जो कॉन्स्टिपेशन होता है उसके ट्रीटमेंट में दी जाती हैं। अब इनका मेन मोटिव होता है स्टूल्स को सॉफ्ट बनाना, स्टूल्स में वाटर का कंटेंट बढ़ा देना, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को थोड़ा बढ़ा देना। मोटिलिटी बढ़ जाएगी मीन्स इरिटेशनल एक्टिविटीज़ थोड़ा बढ़ जाएंगी, जिससे क्या होगा, कोलन में वाटर रुकेगा नहीं तो स्टूल्स को वो स्मूथ बना के डेफिकेट करा देगा। तो बिना बहुत ज़्यादा दस्त कराए ये डेफिकेशन करवा देगा। एग्जाम्पल के तौर पे इसबगोल, लैक्टोलोज, डोकोसोट, सोडियम, आपने बहुत कुछ इसमें सुना होगा। तो खैर, तो परगेटिव्स क्या होते हैं? परगेटिव्स कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा पावरफुल होती हैं, जो कोलन को और तेज़ी से खाली कर देती हैं और बार बार स्टूल्स को डेफिकेट करवा सकती हैं। तो इनका यूज़ हम नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन में नहीं, अगर थोड़ा स्पेशल कंडीशंस होती हैं तो इसमें कैस्टर ऑयल, सोडियम पिकोसल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, बिसाकोडाइल वगैरह, ये सब कुछ इसमें आ जाता है। अब लैक्सेटिव्स और परगेटिव्स में आखिर डिफरेंस क्या है? तो आप अगर लैक्सेटिव बोलोगे तो माइल्ड एक्शन है, परगेटिव थोड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन है। लैक्सेटिव स्टूल्स को सॉफ्ट करता है, परगेटिव क्या करता है, कंप्लीट बोवल इवैक्यूएशन कराता है, मीन्स खाली कर देगा। और क्या है, लैक्सेटिव्स डेली कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज़ कर सकते हो, बट परगेटिव अक्सर सर्जरी या कोलोनोस्कोपी या पॉइजनिंग के केसेस में इनका यूज़ करते हैं। तो लैक्सेटिव थोड़ा धीमे काम करते हैं और परगेटिव थोड़ा फास्टली एक्शन देते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन देयर स्ट्रेंथ, तो लैक्सेटिव और परगेटिव इफेक्ट दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है। तो अगर हम फिजियोलॉजिकल बेसिस की बात करें तो कॉन्स्टिपेशन को समझने से पहले हमें कोलन की नॉर्मल फिजियोलॉजी को समझना होगा। ठीक है। जैसे कि हमारा जो खाना है, भोजन, हमारा फूड, ये माउथ से होते हुए, इसोफेगस से होते हुए स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, यहाँ तक पहुँचता है। लार्ज इंटेस्टाइन के मेन काम क्या होता है कि वाटर को एब्जॉर्ब करना, वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट को एब्जॉर्ब करना, स्टूल्स को फॉर्म करना और स्टूल को स्टोर करना। ठीक है। ये सारे काम किसके होते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शंस हैं। अगर कोलन बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है तो स्टूल हार्ड हो जाता है। ठीक है।
और अगर कोलन की मूवमेंट, जिसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं या पेरिस्टालसिस कहते हैं या बाउल मूवमेंट, अगर कम हो जाए तो स्टूल लॉन्ग टाइम तक कोलन में ही रुका रहेगा और पानी और ज़्यादा निकल जाएगा। इसी का वजह होता है कि कॉन्स्टिपेशन डेवलप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो दैट्स इट। अभी हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि कॉन्स्टिपेशन क्या है। देखो, कॉन्स्टिपेशन मैंने आपको ओवरऑल तो बता दिया, बट एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें स्टूल्स को डेफिकेट करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, स्टूल्स को डेफिकेशन टाइम भी बहुत कम बार होता है। ठीक है, स्टूल्स बहुत हार्ड हो जाते हैं, डेफिकेशन में बहुत ताकत लगानी पड़ती है, ऐसा लगता है कि पेट पूरी तरीके से साफ़ नहीं हुआ है। तो सिंपल लैंग्वेज में कॉन्स्टिपेशन इज़ द डिफ़िकल्ट, इनफ्रीक्वेंट और इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन ऑफ स्टूल। ठीक है, तो इट्स अ फंक्शनल और क्लिनिकल डिसऑर्डर ऑफ जीआई ट्रैक्ट characterized by infrequent bowel movements, difficulty in passing stools, passes of hard and dry feces, and a persistent sensation of incomplete evacuation resulting from disturbance in normal colonic motility, water absorption and defecation mechanisms. तो WHO के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिपेशन केवल कम बार स्टूल्स को डेफिकेट करना नहीं है, बल्कि एक ऐसी कंडीशन है जिसमें स्टूल्स को डेफिकेट करना या फिर ये चीज़ें बहुत टफ हों, बहुत स्टूल्स बहुत हार्ड हों, ज़्यादा स्ट्रेनिंग करनी पड़े, स्टूल पूरी तरीके से बाहर ना निकले, और अगर हफ्ते में 3 बार से कम स्टूल्स को डेफिकेट करने में प्रॉब्लम हो रही है या फिर क्वांटिटी इतना है, तो वो कंडीशन अकॉर्डिंग टू WHO कॉन्स्टिपेशन कहलाई जाती है। ध्यान दो, केवल फ्रीक्वेंसी नहीं, बल्कि जो स्टूल की कंसिस्टेंसी और जो डेफिकेशन की डिफ़िकल्टी है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो फंक्शनल कॉन्सेप्ट क्या है इसका कॉन्स्टिपेशन का, कि फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन वही होती है जिसमें कोई स्ट्रक्चरल डिजीज़ नहीं होती। ठीक है, जिसमें कोई स्ट्रक्चरल डिजीज़ नहीं होती लेकिन कोलन नॉर्मल तरीके से काम नहीं करता। ठीक है, तो कोलन की मोटिलिटी कम हो सकती है, पेल्विक फ्लोर ठीक से रिलैक्स नहीं करता है, रेक्टम की सेंसेशन कम हो जाती है, एंड डेफिकेशन रिफ्लेक्स थोड़ा कमज़ोर हो सकता है। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें हैं नॉर्मल फिजियोलॉजी। अगर हम बात करें डेफिकेशन की, तो देखो, डेफिकेशन एक रिफ्लेक्स प्रोसेस है। आप ये समझिए, मैंने अभी आपको बताया, हमारा फूड कोलन में जब पहुंचता है तो वहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब होता है और स्टूल बनता है। ठीक है, अंडर द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन डाइजेस्टेड फूड रेजिड्यू एंटर द कोलन वेयर वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स आर एब्जॉर्ब, फीकल मैटर इज ग्रेजुअली फॉर्म्ड। ठीक है, इतनी चीज़। दूसरी चीज़, स्टूल्स अब रेक्टम में पहुंचेगा, रेक्टम फैलने लगेगा, स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड तक जाते हैं और डेफिकेशन रिफ्लेक्स शुरू होता है। ठीक है, इंटरनल एनाल स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाता है, और यही सारी चीज़ें आपकी इसमें लिखी हुई हैं। अगर व्यक्ति सही जगह पे है तो एक्सटर्नल एनाल स्फिंक्टर भी रिलैक्स करता है, एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, डायफ्राम नीचे आता है, स्टूल्स बाहर निकल जाता है, बेसिकली ये। सो द कोलन एग्जिबिट्स मास मूवमेंट्स विच प्रोपेल फीसेस टुवर्ड द रेक्टम, डिस्टेंशन ऑफ द रेक्टम एक्टिविटीज़, द डेफिकेशन रिफ्लेक्स जो भी मैंने आपको बताया, मेडिकेटेड बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एंड ये रिफ्लेक्स लीड करेंगे रिलैक्सेशन ऑफ द इंटरनल एंड एनाल स्फिंक्टर इनवॉलंट्री, एंड कॉन्शियस रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल एनाल स्फिंक्टर, ये वॉलंट्री है, मतलब हमारा ऐच्छिक तौर पे है जब हम चाहें, वरना क्योंकि हमारे कंट्रोल में है। तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ दीज इवेंट्स अलाउज स्मूथ इवैक्यूएशन ऑफ स्टूल। सो द कॉन्स्टिपेशन अकर्स व्हेन एनी ऑफ दीज प्रोसेसेस बिकम इनएफिशिएंट, डिलेड या फिर अनकोऑर्डिनेटेड। तो अगर इंसान बार बार स्टूल रुकता है तो टाइम के साथ डेफिकेशन रिफ्लेक्स कमज़ोर पड़ सकता है और कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो सकती है। अभी हम अगला बात करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन की। देखो, कॉन्स्टिपेशन मेनली 2 टाइप की होती है। ठीक है, एक एक्यूट और दूसरी क्रॉनिक। ठीक है, एक्यूट कॉन्स्टिपेशन बेसिकली ये अचानक से शुरू होती है। ठीक है, एक्यूट कॉन्स्टिपेशन इज अ सडन ऑनसेट कंडीशन, ऑफन शॉर्ट
लिफ्ट एंड रिवर्सिबल। इसका रीज़न क्या हो सकता है? डिहाइड्रेशन, सर्जरी, बेड रेस्ट, पेन मेडिकेशंस, एक्यूट इलनेस या फिर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। बहुत कुछ है यहाँ पे। नॉर्मल ट्रांजिट कंडीशन, स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन, आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन कॉन्स्टिपेशन, या बहुत कुछ। अगर अचानक कॉन्स्टिपेशन के साथ में पेट में बहुत तेज़ दर्द, वॉमिटिंग, पेट फूलना है, तो ये एक बेसिकली मेडिकल इमरजेंसी भी हो सकती है। यहाँ बहुत कुछ है। एंड द अनदर वन इज़ क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन क्या है? अगर कॉन्स्टिपेशन कई हफ्ते या कई महीनों तक बना रहता है, नॉर्मली आमतौर पे 3 महीने या उससे ज़्यादा अगर रहता है, तो इस कॉन्स्टिपेशन को हम क्रॉनिक मानते हैं। तो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन बहुत टाइप का आता है। जैसे पहला है प्राइमरी फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, तो इसमें कोलन में कोई स्ट्रक्चरल डिजीज़ नहीं होती। दिस अकर्स विदाउट स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ एंड इसको सब डिवाइड किया है 3 टाइप में। पहला है स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन। देखो, स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन में इसमें कोलन की मूवमेंट बेसिकली बहुत स्लो हो जाती है। ठीक है, स्टूल कोलन में कई दिनों तक रुका रहता है, वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है, स्टूल बहुत हार्ड हो जाता है। तो सप्ताह में बहुत कम बार डेफिकेशन होता है, बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन जैसा महसूस होगा, हार्ड स्टूल होंगे, तो लैक्सेटिव की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा है नॉर्मल ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन। कोलन की मूवमेंट नॉर्मल रहती है, लेकिन पेशेंट को ऐसा महसूस होता है कि उसे कॉन्स्टिपेशन है। तो स्टूल नॉर्मल स्पीड से कोलन में चलता है। अक्सर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट से चीज़ें जुड़ी हुई हैं ये। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन। तीसरा आता है आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, जिसको हम डिसएनर्जिक डिफिकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें समस्या कोलन में नहीं होती है, बल्कि रेक्टम या पेल्विक फ्लोर में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, डेफिकेशन के टाइम पे पेल्विक फ्लोर मसल्स रिलैक्स नहीं करती, एनाल स्फिंक्टर सही टाइम पे नहीं खुलता, इसी रीज़न से स्टूल्स बाहर नहीं निकल पाते। तो रीज़न क्या है? पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन, या फिर रेक्टोसील, या एनाल फिशर, या फिर रेक्टल प्रोलैप्स वगैरह। ठीक है, ये चीज़ें हो सकती है। एंड द अनदर वन इज़ सेकेंडरी कॉन्स्टिपेशन। बेसिकली सेकेंडरी कॉन्स्टिपेशन को आप ऐसा समझिए कि इसमें कब्ज़ जो है, मीन्स कॉन्स्टिपेशन किसी अदर बीमारी या फिर किसी मेडिसिन की वजह से होती है। ठीक है, इसका इलाज केवल और केवल लैक्सेटिव से नहीं होगा, बल्कि जो अंडरलाइंग कॉज है, मतलब उसकी जो मूल वजह है, उसका ट्रीटमेंट भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो एटियोलॉजी क्या होगी? कॉजेज़ ऑफ कॉन्स्टिपेशन। पहली चीज़ तो डाइटरी कॉजेज़, सबसे नॉर्मल रीज़न। ठीक है, मीन्स लो फाइबर डाइट, हरी सब्जियां, फल, होल ग्रेन्स, ये चीज़ें कम खाओगे तो स्टूल बल्क कम बनेगा। सो लो इनटेक ऑफ डाइटरी फाइबर रिड्यूसेस स्टूल बल्क एंड डिक्रीजेस स्टिमुलेशन ऑफ पेरिस्टालसिस। इनएडिक्वेट फूड इनटेक लीड्स टू एक्सेसिव वाटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम फीसेस मेकिंग स्टूल हार्ड। ठीक है, सो उसके अलावा दूसरा क्या हो सकता है कि पानी कम पीते हैं, स्टूल हार्ड हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा जंक फूड लोगे तो भी फास्ट फूड जैसे कि प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड फ्लोर, कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिपेशन बढ़ाते हैं। इसके अलावा लाइफस्टाइल फैक्टर जैसे फिजिकल इनएक्टिविटी, खाना खाया लेट गए, है ना, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, बेड रेस्ट। ठीक है, और रेगुलर टॉयलेट हैबिट्स, जैसे कि हमें डेफिकेशन की बॉडी अर्ज बोल रही है कि हाँ ठीक है अभी जाना चाहिए। ठीक है, बट हम कहते हैं नहीं नहीं अभी 1 घंटा और सो लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, और हम उन चीज़ों को अवॉइड करते हैं। ठीक है, स्टूल्स को बार बार रोक रहे हैं। स्ट्रेस कई बार हो सकता है, ट्रैवलिंग या प्रेगनेंसी वगैरह। ठीक है, उसके बाद ड्रग इंड्यूस्ड कॉन्स्टिपेशन, कई दवाएं कब्ज़ कर सकती हैं, जैसे ओपियोइड्स में मॉर्फिन हो गई, कोडीन, ट्रामाडोल। ये इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को कम कर देते हैं, वापस से कोलन में वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, एंड एंटीकोलिनर्जिक्स में एट्रोपिन हो गई। ठीक है, आयरन सप्लीमेंट स्टूल्स को हार्ड कर देते हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट्स। ठीक है, जैसे वरापामिल, एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटीसाइकोटिक, बहुत सारी चीज़ें हैं।
सिस्टमिक डिजीज़ की बात करें, डायबिटीज मेलाइटिस, ऑटोइम्यून न्यूरोपैथी की वजह से, है ना, हाइपरथायराइडिज्म, ये भी मेटाबॉलिज्म कम होने की वजह से कोलन स्लो हो जाता है, हाइपर कैल्सीमिया, स्मूथ मसल एक्टिविटी कम हो जाती है, हाइपोकैलीमिया, प्रेगनेंसी में भी प्रोजेस्टेरॉन बढ़ने की वजह से मोटिलिटी कम हो जाती है। इसके अलावा कुछ न्यूरोलॉजिकल कॉजेज़ जैसे कि पार्किंसन डिजीज़, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्ट्रोक, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, डायबिटिक न्यूरोपैथी, या फिर कई सारी चीज़ें, ठीक है। तो अगर हम मैकेनिकल कॉजेज़ की बात करें, ये ऐसे रीजंस होते हैं जिसमें स्टूल के रास्ते में फिजिकल ब्लॉकेज होता है, जैसे कि कोलोरेक्टल कैंसर हो गया, या इंटेस्टाइनल स्ट्रक्चर हो गया, एनाल फिशर, हेमोरॉइड, या रेक्टल प्रोलैप्स हो रहा है, या फीकल इन्फेक्शन है, या ट्यूमर है, ठीक है। तो ये इसके रीजंस हैं, ठीक है। खैर, तो अगर हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करें कॉन्स्टिपेशन की, ठीक है, तो पैथोफिजियोलॉजी को इस तरीके से समझेंगे कि इंटेस्टाइनल मोटिलिटी अगर कम होगी तो स्टूल कोलन में ज़्यादा समय तक रुकेगा, ज़्यादा समय तक रुकेगा तो वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, और स्टूल के पास जो वाटर है वो उसके से घट जाएगा एब्जॉर्प्शन की वजह से, तो स्टूल ज़्यादा हार्ड हो जाएगा और ड्राई हो जाएगा। अब इससे क्या होगी, रेक्टल सेंसेशन कम हो जाती है, तो डेफिकेशन की जो इच्छा है हमारी वो देर से होती है। उसके बाद पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन, स्टूल बाहर निकलने में उसको कठिनाइयाँ होंगी, एंड रिपीटेड सप्रेशन ऑफ डेफिकेशन रिफ्लेक्स, मतलब कि समय के साथ रिफ्लेक्शन कमज़ोर पड़ जाता है और क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन कई बार डेवलप हो जाता है। तो कॉम्प्लिकेशन के कॉन्स्टिपेशन के कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं ओवरऑल, जैसे कि लंबे समय तक कब्ज़ बनी रहे तो बहुत चीज़ें, हेमोरॉइड्स मीन्स पाइल्स, एनाल फिशर्स, रेक्टल प्रोलैप्स, फीकल इम्पैक्शन, फीकल इनकॉन्टिनेंस मीन्स ओवरफ्लो, ठीक है, मेगा कोलन, कुछ रोगियों में एब्डोमिनल पेन और ब्लोटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, जी मिचलाना, या इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन थोड़ा सीवियर मामलों में, और क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी कमी आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें, तो इसमें हमने इस लेक्चर में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन समझा लैक्सेटिव्स का और परगेटिव का, कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, उसकी वजह क्या होती हैं। बाकी आगे क्लासिफिकेशन जो डिस्कस करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में रखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड वेलकम।